और उसकी स्पीड कभी चेंज नहीं हो रही। जैसे आप एक घड़ी की बात करें, वॉच की बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लीजिए ये वॉच का मिनट हैंड है 10 सेंटीमीटर का। कितना है? 10 सेंटीमीटर का मिनट हैंड। और ये कंप्लीट चक्कर चलता है। अब ऐसा तो नहीं है इसकी टिप की स्पीड कहीं स्लो हो जाए कहीं फास्ट हो जाए, क्योंकि अगर स्लो हो जाएगी तो घड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और अगर फास्ट हो जाएगी तो घड़ी फास्ट हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं कि इसकी स्पीड निकालो, एक चक्कर लगाने में समय कितना लगेगा ऐसे टाइम? बोलो। 60 सेकेंड। मिनट हैंड है ना, सॉरी 60 मिनट। सेकंड हैंड ले लो, क्या ले लो? सेकंड हैंड। एक सेकंड वाली सुई को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 60 सेकंड। एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितनी चलता है, लेंथ कितनी चलता है? 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस के बराबर। और आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल लो, 0.1 मीटर हो गया। तो ये डिस्टेंस चला, इतना समय लगा। तो इसकी स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी बताओ? ये कितना है? 2 पाई अपॉन 10, यानी पाई/5, और नीचे 60, यानी उसकी स्पीड आई पाई/300 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने उसको मीटर में बदल दिया। अब इसकी बजाय जो स्पीड है वो इतनी है, ये कहीं फास्ट नहीं हुई कहीं स्लो नहीं हुई। तो जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो उसकी एवरेज स्पीड, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड सब हमेशा बराबर है। इस लाइन को लिखो। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड सब बराबर हो। अगर कहीं स्लो हो रहा कहीं फास्ट हो रहा तो अलग अलग हो। इस लाइन को लिखो। इफ द पार्टिकल moves with constant speed, then v average is equal to v instantaneous, यानी जो उसकी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वही उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, यानी स्पीड कांस्टेंट हो गया। ये समझ में? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कब बराबर होती है? जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करो। ये क्लियर हो गया? आया समझ में? आया कि नहीं? आ गया ना? Yes, आ गया ना? चलिए आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा लॉजिकल पूछते हैं, थोड़ा सा ब्रेन क्लियर हो जाए। आप मान लीजिए भोपाल में है और आपको होशंगाबाद जाना है, और यहाँ की जर्नी है 50 किलोमीटर। कुछ पॉपुलेशन जो है भोपाल से होशंगाबाद जा रही है बराबर, 4 लेन रोड है। मतलब रोज जितने पीपल भोपाल से निकलते हैं होशंगाबाद पहुंचते हैं, और होशंगाबाद से निकल के भोपाल पहुंचते हैं। कुछ ट्रैफिक लाइट्स हैं, मान लीजिए 3 ट्रैफिक लाइट है बीच में, ठीक है ना? और भोपाल से होशंगाबाद की जर्नी में मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। एक दिन क्या हुआ कि 2 ट्रैफिक सिग्नल रॉन्ग टाइम पर ग्रीन होने लगे।
यानी उनको टाइम ड्यूरेशन उन्होंने रेड का बढ़ा दिया, नहीं समझे? इन दो ट्रैफिक सिग्नल ने खराब होने के कारण रेड जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया। ये बताओ कि इस ट्रैक पर ट्रैफिक में, और ध्यान रखना, नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक सब कुछ सेम है, कोई चीज नहीं। तो इस पूरी जर्नी में ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट, और दिनों के कंपेयर में। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? कौन आंसर देगा? कौन आंसर देगा भाई? आंसर सोच के देना। अरे रिप्लाई करो जल्दी, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है इसमें। अरे जल्दी बताओ, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कांस्टेंट। रिप्लाई करो जल्दी, एक तो कोई रिप्लाई करे। कांस्टेंट। रिप्लाई करो जल्दी। सर इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्यों होगा? सर क्योंकि ट्रैफिक लाइट ज्यादा टाइम के लिए रेड रहेगी तो वहां पे भीड़ जमा होने लगेगी। वेरी गुड, क्लियर, सही बात। ट्रैफिक जितने समय तक रोड पर ज्यादा रहेगा, जितने समय तक कारें रोड पर ज्यादा रहेंगी, ट्रैफिक उतना ज्यादा रहेगा। सीधी बात है। अब ट्रैफिक लाइट ज्यादा समय तक रेड है, इसका मतलब बहुत ज्यादा समय तक वो कारें रोड पर हैं। अब उनको समय जाने में 2 घंटे से ज्यादा लगेगा, इसका मतलब वो रोड 2 घंटे से ज्यादा तक ट्रैप रहेगी, इसका मतलब ट्रैफिक बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रैफिक क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ट्रैफिक का मतलब है कि रोड पर कितनी ज्यादा गाड़ियां हैं और कितने ज्यादा समय तक है। अगर मैं उस रोड को 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे में पहुंचने लगे, तो वो गाड़ियां सिर्फ 1.5 घंटे तक रोड पे रहेंगी, इसका मतलब ट्रैफिक वहां कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ट्रैफिक डिपेंड करता है कि रोड पर कितनी गाड़ियां कितने ज्यादा समय तक है। जितने ज्यादा समय तक है ट्रैफिक उतना ज्यादा है। क्लियर है? तो रेड लाइट होने से ड्यूरेशन बढ़ गया, गाड़ियां बहुत ज्यादा समय तक सड़क पर रही, इसका मतलब ट्रैफिक इंक्रीज कर जाएगा। वेरी गुड आंसर। साफ करूं मैं ये? साफ करूं? साफ कर दूं? चलिए आगे बढ़ो। तो एक बात ध्यान रखिए आप, अब हम टर्म आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में कुछ फर्क है। वेलोसिटी के लिए मेजर चीज आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी बोथ आर रिलेटेड। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर रिलेटेड, लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है, डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, और डिस्टेंस का मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। ये तो अंतर है भी। जैसे मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, मान लो कोई पार्टिकल ए से बी पर गया, जिगजैग मोशन में गया, ऐसे ऐसे, तो इस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं डायरेक्ट ए से बी, तो ये डिस्टेंस से ज्यादा, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? बोलिए, ये क्या है? डिस्टेंस। लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट डिस्टेंस है, इसको सिंपल मेथड से जोड़ा जाएगा। जबकि डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट है, जो स्ट्रेट लाइन से जुड़ रही है, वो डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकती है? यस, अगर पार्टिकल अपने मोशन का डायरेक्शन चेंज ना करे। यानी पार्टिकल अगर ए से बी पर जाता है डायरेक्ट, विदाउट एनी टर्न, विदाउट एनी जिगजैग पाथ, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि डिस्टेंस जो हो वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी। तो डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल
हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब होगी भी? बराबर कब होगी? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलेगा विदाउट एनी टर्न। आ रही मेरी बात समझ में? Distance and displacement both can be same when the particle moves in a straight line without changing the direction. And if the particle is changing the direction, distance always greater than displacement. समझ गए वर्ड? तो डिस्प्लेसमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखो और ये दोनों एग्जांपल बना लेना। देखिए, the shortest gap between two points is called displacement. सिंपल सी डेफिनेशन, कोई बड़ी डेफिनेशन नहीं। डिस्प्लेसमेंट मींस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट गैप है, जो आपकी डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन के जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो डिस्प्लेसमेंट है, जबकि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ये डिस्टेंस और अगर वो टर्न के बीच से एक ही तरफ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस दोनों की लेंथ का सम। क्लियर हुआ? आगे एक बार और लिखो। इफ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द चलिए, एक पार्टिकल 3 मीटर चलता है फिर 4 मीटर चलता है। एक पार्टिकल 3 मीटर चलता है फिर 4 मीटर चलता है, तो डिस्टेंस तो कंफर्म है वो 7 मीटर चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कंफर्म नहीं है वो 7 मीटर। अगर वो 3 मीटर और 4 मीटर एक ही डायरेक्शन में गया तो 7 मीटर है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। और मान लीजिए कि वो 3 मीटर चलने के बाद यहाँ टर्न कर गया 4 मीटर, यहाँ पहुंच गया सी पर, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया। अब ये 7 थोड़ी, अगर मान लो परपेंडिकुलर टर्न करता है, ये 3 है ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। और मान लो 3 यहाँ गया फिर 4 यहाँ टर्न कर गया, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से तो ये 1 मीटर दूर है कि नहीं है? अरे बोलो। एक पार्टिकल 3 मीटर चला फिर 4 मीटर चला, आपसे पूछा जाए डिस्टेंस कितनी चला तो आप तो बोल दोगे 7 है, ये कंफर्म है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यू कांट से, आप नहीं बता सकते। बता सकते हो आप? इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस डायरेक्शन में गया है कि नहीं। तो इसके लिए छोटा सा मैं वेक्टर मेथड बताता हूँ, वेक्टर मेथड ऑफ एडिशन, क्योंकि जिन जिन चीजों की जहां जहां जरूरत पड़ेगी वो आपको जानना जरूरी है। वेक्टर्स का हल्का सा मैं बता रहा हूँ आपको, 2 चीजें बताऊंगा सिर्फ, एक तो वेक्टर एडिशन और एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन की जरूरत है। वेक्टर एडिशन में हम नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन। आर यू रेडी? चलो, तैयार हो गई? तैयार हो? यस सर। तो देखिएगा हेडिंग वेक्टर एडिशन। जरा सा 5 मिनट का बताऊंगा, क्योंकि जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत डीप में जाऊंगा इसमें। देखिएगा, एक वेक्टर जो है सिंपली एरो हेड से शो करते हैं। ये इसकी टेल होती है और ये इसका हेड होता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टर्मिनेशन पॉइंट, मतलब कहाँ जा रहा है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। और किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसके ऊपर एक साइन लगाते हैं। ये वेक्टर ए है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, मान लो ये 5 मीटर है तो सिर्फ 5 लिख दो आप। 5 लिखने का मतलब यहाँ पर एरो नहीं लगाना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिर्फ इसकी लेंथ। और मान लीजिए एक दूसरा वेक्टर है,
ये किसी और डायरेक्शन में, यानी एक डिस्प्लेसमेंट आपका ये हुआ और एक डिस्प्लेसमेंट उसके बाद ये, यानी फाइनल आपका डेस्टिनेशन ये, स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये, इसको कहते हैं नेट डिस्प्लेसमेंट, इसको आर कहते हैं, रिजल्टेंट। समझ में आ रहा? यानी अगर मैं टी, एच और एन की बात करूं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? टी एन। एच से लेके एन तक की लेंथ लिख रहा हूं, वेक्टर नहीं लिख रहा हूं। एच एन किसके बराबर है? बी के। टी एच किसके बराबर है? ए के। आपको निकालना क्या है? टी एन, जो कि आर के बराबर। समझ में आ रहा कि नहीं? आ रहा है ना? तो आ रहा कि नहीं? जिन वेक्टर्स को ऐड करना है वो ए और बी है। हम चाहें तो ए और बी को आगे पीछे सरका सकते हैं, यानी ये वाला वेक्टर ए है और बी को अगर हम पीछे सरकाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, यानी बी की टेल ए की टेल से मैच कर गई। ये वाला एंगल थीटा गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी थीटा ही है। बी को अगर मैं ए को सरकाऊं थीटा आ जाएगा, दोनों की टेल्स के बीच का एंगल। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई, आ जाएगा ना? हाँ या ना बोलो, बोलो हाँ या यस ना। सर। अब मैंने एन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सपोज इट इज कटिंग एट एस। मुझे लेंथ किसकी निकालनी है? टी एन की। किसकी निकालनी है? टी एन की। लेकिन यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक तो ट्राइंगल टी एस एन और ट्राइंगल एच एस एन, है कि नहीं? अब हमने क्या ड्रॉप किया? एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। तो जो एच एस है, एच एस इस वाले ट्राइंगल का बेस है। तो एच एस अपॉन एच एन, एच एस अपॉन एच एन क्या कॉस थीटा होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जबकि एस एन अपॉन एच एन ये साइन थीटा होगा। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखा हुआ है। और दोनों ही केस में एच एन की वैल्यू वैल्यू लिखनी है, वेक्टर नहीं लिखना है भूल के भी। बी के बराबर है, देखो ये भी बी है और ये भी बी, तो नहीं है बी। एच एस कितना आएगा? बी कॉस थीटा, और एस एन आएगा बी साइन थीटा। आएगा ना? अरे आएगा। चलिए, अब मुझे निकालना क्या है? टी एन। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये साफ कर दो इतना, ये वाला साफ कर रहा हूं पोर्शन। एच एस की वैल्यू है बी कॉस थीटा, लिख लीजिएगा, और एस एन की वैल्यू है बी साइन थीटा, और निकालना है टी एन। निकालना क्या है? टी एन। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। टी एन का स्क्वायर बराबर टी एस का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। और टी एस को सकते हैं टी एच प्लस एच एस, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, और एस एन का स्क्वायर लिख देंगे। टी एच किसके बराबर है? यहां से लेके यहां तक की लेंथ ए के, लेकिन कोई वेक्टर नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा जा रहा है। और एच एस किसके बराबर देखा मैंने पीछे? बी कॉस थीटा के, बी कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। और एस एन जो है वो बी साइन थीटा, पीछे देख चुके हैं। और टी एन जो है वो आर के बराबर है, यानी ये आर स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला मालूम होगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इस पूरे का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर टू ए बी, यानी टू ए और बी का मतलब है बी कॉस थीटा, और लास्ट में है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिख रहा हूं, इससे दिख जाए।
पूरा टर्म हो गया, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को ऐड करो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ? फाइनल आंसर आएगा आर इक्वल टू या आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 हो गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला टर्म हो बचा 2ab cos थीटा। आया कि नहीं आया ये 2ab cos थीटा, और इस पूरे का अंडर रूट कर दो तो आर आ जाएगा, आर आ जाएगा ना? समझ में आया? तो अगर दो डिस्प्लेसमेंट आपको दिए हैं और दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया है तो यू कैन फाइंड से नहीं निकले। अरे क्लियर हुआ? आ गया समझ में? आया? हाँ। अप्लाई करो। अरे आया? इक्वल टू cos 37 इक्वल टू 3/5 दिया, ये जरूरत पड़ेगी। ये सवाल करते हैं, देखो छोटा सा सवाल। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, दूसरी बात और याद रखो, ये जो रिजल्टेंट आएगा ये भी एक वेक्टर होगा। मान लो ये वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है, किसके साथ? वेक्टर ए के साथ। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना पूरा। तो अगर मुझे डायरेक्शन भी पूछ ले तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी SN, ये परपेंडिकुलर या ट्राइंगल ले रहा हूँ, और पूरा बेस कितना है? TH प्लस HS। पूरा बेस कितना है बताओ? बेस तो TS है ना, सर TS को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब बोलो। सर ये आएगा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। आप वही आ जाएगा, देखो SN किसके बराबर आएगा? b sin थीटा, अभी निकाल चुके पीछे, है ना? निकाल चुके ना SN। TH कितना दिया है? A, और HS कितना है बताओ? b cos थीटा, है कि नहीं? अरे है कि नहीं? बोलो जल्दी, अरे बोलो, सही है ना? यस सर। क्या निकाल लेंगे इससे हम? क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? डायरेक्शन। क्या निकाल लेंगे इससे हम? रिजल्टेंट का क्या निकाल लेंगे? अरे रिजल्टेंट का क्या निकाल लेंगे हम? डायरेक्शन। समझ गए ना? अरे समझे? इससे क्या निकलता है? डायरेक्शन। और जो पहले फॉर्मूला बताया आर इज इक्वल टू, क्या था? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आर स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, पूरा अंडर रूट में। इससे हम रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे और इससे हम डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर? इस वाली वैल्यू से हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, और इससे निकालेंगे डायरेक्शन क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अ पार्टिकल मूव्स 5 मीटर 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टुवर्ड्स ईस्ट। देन ही टर्न लेफ्ट या राइट, राइट 37 डिग्री and moves 10 meter. Find the resultant displacement. Find the resultant displacement. अब वो डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, यानी पूरी चीज पूछ रहा है आपसे, मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है और डायरेक्शन भी। तो पहले कितना चला था वो? 5 मीटर, और उसके बाद उसने राइट में 37 डिग्री टर्न लिया, ये 37 डिग्री हो गया और यहां पहुंच गया। अब ये वेक्टर हमारा ए है, मान लो ये वाला वेक्टर बी है जो 10 मीटर का है, और ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है आर,
है कि नहीं? बताओ आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा यानी कॉस 37 होता है 4/5। यही बताया मैंने, बताया कि नहीं? कुल मिला के ये हो गया 8 इंटू 10 80 180 और प्लस 25 यानी 205 अंडर रूट का। ये 205 अंडर रूट का ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मान लो ये कितना बना रहा है? अल्फा। ए के साथ कितना बना रहा है? अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है? tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? b sin थीटा। b कितना है? 10। sin थीटा कितना है? sin 37 अपॉन a प्लस बी cos थीटा। a है 5, b है 10 इंटू cos 37। अब sin 37 होता है 3/5। 5 टू द 10 ऊपर 6 बच जाएगा और नीचे cos 37 होता है 4/5 यानी ये 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। अब मुझे 6 अपॉन 13 पर वैल्यू नहीं मालूम होती कितनी। 6 अपॉन 30 पर मुझे नहीं मालूम tan अल्फा क्या है, क्योंकि मुझे तो सीधी सीधी वैल्यू मालूम है। tan 0 कितना होता है? tan 45 1 tan 60 √3 tan 30 1/3 और tan 98। तो मैं क्या लिखता हूं इसे आंसर में? अल्फा बराबर tan इनवर्स। लिखने का तरीका है, अगर tan अल्फा 6/13 है तो अल्फा बराबर tan इनवर्स हो जाता है 6/13। आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया? क्लियर है? अरे बोलो जल्दी, Yes, sir. बोलो, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। Yes, अरे sir. रिप्लाई करो यार, पढ़ रहे हो रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। यस सर। आ गया सबको समझ में? सबको हाँ आया? सर। बाकी लोग Yes, एटलीस्ट sir. माइक ऑन करके। यस सर, आ गया समझ में। सबको आ गया ना? कोई जिसको दिक्कत हो वो अपना रेज करके हैंड पूछ के आज कर ले प्रॉब्लम। ठीक है, किसी को भी दिक्कत हो। साफ करूं फिर ये? साफ करूं? हाँ सर। वाली चलिए, छोटी चीज थी ये। अब देखो, मैंने आपको बताया वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है ना? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ? एवरेज वेलोसिटी, हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, अब एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, अपॉन टोटल टाइम। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस डिस्प्लेसमेंट आया है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। मैं आपसे बोलूं एक पार्टिकल 4 मीटर इधर गया, उसके बाद 3 मीटर यहां आया और टाइम लगा इसमें, मान लो इसमें टाइम लगा 5 सेकंड। मैं आपसे बोलूं एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड, स्पीड ध्यान से सुनते हैं हर चीज। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ली जाएगी, वो 7 होगी, और टोटल टाइम 5 लिया जाएगा, यानी ये कितना आएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं। 4 + 3 अपॉन टाइम 5। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा टोटल। अब ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। पाइथन की लेंथ कितनी आएगी? 5 मीटर, यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है टोटल वो 5 हुआ है, जबकि डिस्टेंस तो 7 है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 5 है, और टोटल टाइम कितना? 5। कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड।
तो आप देखा जहां पार्टिकल ने टर्न लिया तो डिस्टेंस बढ़ गई और डिस्प्लेसमेंट घट गया। डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया और टाइम 5 सेकंड है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 1 है, जबकि एवरेज स्पीड 1.4 है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि एवरेज स्पीड कभी एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। हाँ, दोनों बराबर हो सकती हैं अगर पार्टिकल टर्न ना करे। जैसे मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चले, डायरेक्शन चेंज ना करे। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से जब पार्टिकल टर्न करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ में? आया? हाँ सर। यस और ये पार्टिकल पहुंच जाता, पार्टिकल अगर तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 0। जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता? 0। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाती? 0। लेकिन जो डिस्टेंस होती वो 4 + 3 + 5 वो 0 नहीं होती।